अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ सेरिबेलम और डिसऑर्डर्स ऑफ सेरिबेलम को। और बेसिकली ये लास्ट वीडियो होगी न्यूरो एनाटॉमी ऑफ सेरिबेलम की। और इससे जो पिछली वीडियोस थी सेरिबेलम की, उनके अंदर हमने डिस्कस किया था एक्सटर्नल फीचर्स, डिवीजन्स और कनेक्शंस ऑफ सेरिबेलम को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उन वीडियोस को नहीं देखा तो पहले उन वीडियोस को ज़रूर देख लें ताकि आपको एक कंटिन्यूशन मिल जाए। सो इस वीडियो के अंदर हम फोकस करेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ सेरिबेलम के ऊपर और डिसऑर्डर्स ऑफ द सेरिबेलम के ऊपर कि कौन कौन से क्लिनिकल डिसऑर्डर्स आ सकते हैं सेरिबेलम डैमेज होने की वजह से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, पहले हमारे जो ब्लड सप्लाई है सेरिबेलम की, हम उसको पहले देख लेते हैं। सो ब्लड सप्लाई ऑफ सेरिबेलम को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो पूरा ब्रेन होता है उसकी दो तरह से ब्लड सप्लाई आती है। यानी दो सिस्टम होते हैं ऐसे हमारी आर्टरीज के जो कि सप्लाई करते हैं ब्रेन को। पहला होता है हमारे पास कैरोटिड सिस्टम, दूसरा होता है वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम। ठीक है, हमारा कैरोटिड सिस्टम बेसिकली क्या होता है, जो हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है वो यहाँ से जाती है और बेसिकली जो एंटीरियर पार्ट होता है मोस्टली हमारा जो ब्रेन का, उसको सप्लाई करती है। दूसरा हमारा होता है वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम। उसके अंदर क्या होता है कि जो वर्टिब्रल आर्टरी होती है वो जाती है हमारी बैक साइड से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ से, फॉरन मैग्नम में एंटर करती है, और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है ब्रेन का उसको हमारा वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम सप्लाई करता है। ठीक है, तो इससे जब हम होल जब हम ब्लड सप्लाई करेंगे पूरे ब्रेन की तो उसके अंदर आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। तो फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि हमारा जो वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम होता है वो पोस्टीरियर साइड से जाता है और सप्लाई करता है ब्रेन को, और जो हमारा कैरोटिड सिस्टम होता है वो एंटीरियर साइड से जाके मोस्ट ऑफ एंटीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन को सप्लाई करता है। तो यू नो कि ब्रेन हमारा सेरिबेलम कहाँ पर है, सेरिबेलम पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में, तो इट इज सप्लाइड बाय द वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम। अब किस तरीके से सप्लाई करता है लेट्स सी। हमें पता है कि हमारा जो नेक के अराउंड पे हमारी सबक्लेवियन आर्टरी होती है। फॉर सपोज आप सपोज कर लें ये हमारी सबक्लेवियन आर्टरी है। इस सबक्लेवियन आर्टरी के बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। ठीक है, यहाँ पर भी इसी तरह बोथ साइड ऑफ द हमारी बॉडी के दोनों साइड पे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी से वर्टिब्रल आर्टरी अराइज होती है हमारी बॉडी के दोनों साइड्स के ऊपर। ठीक है, ये हमारे पास वर्टिब्रल आर्टरी आ गई, ये यहाँ से भी वर्टिब्रल आर्टरी आ गई। कौन सी है, वर्टिब्रल आर्टरी। अब वर्टिब्रल आर्टरी बेसिकली हमारी बैक साइड पे जाती है और मूव करती है थ्रू द ट्रांसवर्स फोरामिना ऑफ C6 वर्टिब्रा। ठीक है, ये हमारे पास C6 वर्टिब्रा है, फॉर सपोज ये ट्रांसवर्स फोरामिना है। ठीक है, C6 वर्टिब्रा ऑफ ट्रांसवर्स फोरामिना में वर्टिब्रल आर्टरी एंटर करती है और फिर ट्रांसवर्स फोरामिना ऑफ C5, C4, C3, C2, C1। ठीक है, इस तरह ट्रांसवर्स फोरामिना ऑफ C6 से लेके C1 तक वो ट्रांसवर्स फोरामिना में ट्रेवल करती है वर्टिब्रल आर्टरी। ठीक है, फॉर सपोज आप सपोज कर लेंगे C1 है। ठीक है, अब C1 के ऊपर क्या आएगा, फोरामेन मैग्नम, जहां से हम इंटर करते हैं ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर अराउंड द फोरामेन मैग्नम ये दोनों आर्टरी आ जाती हैं। अब आप सपोज करें फोरामेन मैग्नम के बाद क्या होगा, फोरामेन मैग्नम के बाद क्या है, स्पाइनल कॉर्ड ओवर हो गया फोरामेन मैग्नम पे, उसके ऊपर क्या होगा, मेडुला, मेडुला के ऊपर पॉन्स, मिड ब्रेन, फिर थैलेमस एंड ऑल द ब्रेन। ठीक है, और फिर ब्रेन स्टेम के पीछे क्या होगा, सेरिबेलम प्रेजेंट होगा। तो एट द फॉर सपोज कर लें आप यहाँ पे ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास ये मेडुला आ गया, हमारे पास ये पॉन्स आ गया, ये मिड ब्रेन आ गया, और इसके पीछे हमारे पास प्रेजेंट होता है सेरिबेलम। ठीक है, तो अब ये जो वर्टिब्रल आर्टरी है दोनों साइड से आएंगी और एट द पोंटोमेडुलरी जंक्शन, पोंटोमेडुलरी जंक्शन क्या है, जहाँ पे पॉन्स और मेडुला मिल रहे होते हैं, दिस वन इज अ पोंटोमेडुलरी जंक्शन। यहाँ पर आकर वर्टिब्रल आर्टरी दोनों साइड से मिल जाती हैं और एक नई आर्टरी, एक आर्टरी बन जाएगी जो कि ऊपर की तरफ मूव करेगी। इस आर्टरी को हम क्या कहते हैं, बेसिलर आर्टरी। ठीक है, तो ये वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम इस तरीके से बनता है। नाउ लेट्स सी इसकी कौन सी ब्रांचेस होती हैं इस सिस्टम की जो कि सप्लाई कर रही होती हैं हमारे सेरिबेलम को। ठीक है, सिर्फ हम उसके ऊपर ही फोकस करेंगे। यहाँ से वर्टिब्रल आर्टरी ऊपर गई, जस्ट बिफोर देयर फ्यूजन, यानी दोनों वर्टिब्रल आर्टरी यहाँ पर आकर मिल जाती हैं बेसिलर आर्टरी बनाने के लिए। तो वर्टिब्रल आर्टरी दोनों मिलने से पहले
यहाँ पर एक ब्रांच आती है और उस ब्रांच को हम कहते हैं पाइका, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ठीक है, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। और ये सप्लाई करती है बेसिकली, ये पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी कहाँ से अराइज हुई? फ्रॉम द वर्टिब्रल आर्टरी। वर्टिब्रल आर्टरी जो पोंटो मेडुलरी जंक्शन पे दोनों मिलती हैं उससे थोड़ा सा पहले, और ये सप्लाई करती है इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ सेरिबेलम को, ठीक है। अब क्या होगा? अब बेसिलर आर्टरी आ गई हमारे पास। बेसिलर आर्टरी जस्ट अबव द पोंटो मेडुलरी जंक्शन, ठीक है, अपने इनिशियल, ठीक है, जैसी वर्टिब्रल आर्टरी मिलती है पोंटो मेडुलरी जंक्शन पे, बेसिलर आर्टरी मिल गई। अब बेसिलर आर्टरी जस्ट अबव द पोंटो मेडुलरी जंक्शन एक ब्रांच देती है जिसे हम कहते हैं आइका, ठीक है, एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ठीक है। पहले क्या था? पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, अब आएगी हमारे पास एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, और ये सप्लाई करती है एंट्रो इंफीरियर एस्पेक्ट, ठीक है, ये सप्लाई कर रही थी इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ सेरिबेलम। एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी सप्लाई करती है एंट्रो इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ सेरिबेलम को। उसके बाद ऊपर जाकर और एट द मिड ब्रेन के ऊपर एक और आर्टरी अराइज होती है, ठीक है, फ्रॉम द बेसिलर आर्टरी, और इसे हम क्या कहते हैं? सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ठीक है। ये हमारे पास आ गई सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। तो सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी सप्लाई करती है सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ सेरिबेलम को, सुपीरियर एस्पेक्ट। अब सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ सेरिबेलम कहाँ से? जो पूरा सुपीरियर एस्पेक्ट होता है सेरिबेलम का अप टू द हॉरिजॉन्टल फिशर, उस सारे पूरी सुपीरियर एस्पेक्ट को सप्लाई करती है सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। तो लेट्स कंक्लूड द ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई जो हमारी ड्राइंग, ये सारी थोड़ी सी राइटिंग सही नहीं हुई, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लड सप्लाई 3 मेजर आर्टरीज हैं जो कि सप्लाई करती हैं सेरिबेलम को, ठीक है। एक राइज हो रही है वर्टिब्रल आर्टरी से, बाकी 2 राइज होती हैं बेसिलर आर्टरी से। वर्टिब्रल आर्टरी से राइज हो रही है पाइका, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, जो कि सप्लाई कर रही है इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ सेरिबेलम। बेसिलर आर्टरी से उसके बाद अराइज होती है आइका, एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, जो कि सप्लाई करती है एंट्रो इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ सेरिबेलम को। और उसके बाद अराइज होती है बेसिलर आर्टरी से ही सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, जो कि सप्लाई करती है सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ सेरिबेलम अप टू द हॉरिजॉन्टल फिशर। तो ये 3 आर्टरीज होती हैं जो कि ब्लड सप्लाई करती हैं सेरिबेलम को, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्लड सप्लाई हो गई। और जब हम पूरे ब्रेन की ब्लड सप्लाई को हम डिस्कस करेंगे उसके बाद नेक्स्ट में, तो उसमें भी आपको ये और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फॉर दिस टाइम आपको ये पता होना चाहिए कि 3 मेजर आर्टरीज हैं और कौन कौन से पार्ट को सप्लाई करती हैं। नाउ लेट्स सी द डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स समझने से पहले आपको फंक्शंस का पता होना चाहिए कि सेरिबेलम करता क्या है। वो मैं पिछले 4 वीडियो से आपको यही बता रहा हूँ। एक ट्राइड है फंक्शन का सेरिबेलम का। नंबर 1 इज कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, ठीक है। हमारी जो मसल मूवमेंट है उसकी जो कोऑर्डिनेशन होती है वो सेरिबेलम करवाता है। नंबर 2 इज बैलेंस, हमारा बैलेंस मेंटेन कराता है सेरिबेलम। नंबर 3 इज मसल टोन, ठीक है। मसल टोन, हमारी जो मसल्स की टोन होती है, इट इज आल्सो मेंटेन्ड बाय द सेरिबेलम। तो सेरिबेलम के 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस आ गए, कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, बैलेंस एंड मसल टोन। नाउ लेट्स सी द डिसऑर्डर्स कि सेरिबेलम अगर डैमेज हो जाता है तो क्या डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, क्या फीचर्स हमें पेशेंट के अंदर मिलते हैं, और सेरिबेलम डिसऑर्डर, सेरिबेलम डैमेज क्यों होता है। उसके मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं। कोई ट्यूमर हो गया अगर सेरिबेलम में, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में, वो सेरिबेलम के फंक्शंस को डिस्टर्ब करेगा। इन्फेक्शन हो जाती है या फिर थ्रोम्बाई हो जाता है इन आर्टरीज के अंदर, जो कि ब्लड सप्लाई ऑक्लूड कर देंगी, ब्लड सप्लाई पहुंच नहीं पाएगी ब्लड सेरिबेलम तक, तभी डिसऑर्डर्स होंगे। या फिर कोई हमारे पास क्या कहते हैं उसको, ट्रॉमा होगा, किसी ट्रॉमा की कंडीशन में सेरिबेलम डैमेज हो जाता है, तो उसके अंदर भी हमारे पास कंडीशन आ सकती हैं इस तरह की। तो लेट्स सी कि कौन कौन से डिसऑर्डर्स हमें फीचर्स मिलते हैं, क्लिनिकल फीचर्स इन सेरिबेलम के अंदर, ठीक है। तो सेरिबेलम की सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, पहला फीचर जिसको हम डिस्कस करेंगे, नंबर 1 इज हाइपोटोनिया। हाइपोटोनिया, हाइपोटोनिया क्या होता है कि जो हमारा मसल है इसकी टोन होती है, ठीक है।
अगर आप देखें, आप अपने मसल को बगैर फ्लेक्स किए हुए, कॉन्ट्रैक्ट किए हुए अगर हाथ लगाते हैं मसल को, तो एक मसल टोन होती है, ठीक है। तो एक वो जो मसल टोन होती है, जब सेरिबेलम डैमेज होता है तो वो मसल टोन खत्म हो जाती है, हाइपोटोनिया हो जाता है, ठीक है। अगर आप फॉर सपोज करें अभी आप अपने मसल को हाथ लगाएं बगैर उसको कॉन्ट्रैक्ट किए हुए, तो एक रेजिलेंस, एक रेजिस्टेंस महसूस होती है। आप अपने मसल को पल्पेट करें तो आपको एक रेजिस्टेंस महसूस होती है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं एक टोन होती है आपकी मसल की। तो क्या होता है कि जब सेरिबेलम अगर डैमेज हो जाता है तो वो टोन खत्म हो जाती है आपके मसल की, आपके मसल बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, रेजिलेंस खत्म हो जाती है उनमें से, और उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिया। अब ये क्यों होता है? बेसिकली जो स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस होते हैं, स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं कि आपके मसल, ठीक है, आपके मसल हैं, वहाँ से एक एफरेंट न्यूरॉन जा रहा होता है स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, एक इफरेंट न्यूरॉन आ रहा होता है, ठीक है। जैसे कोई स्ट्रेच होता है आपका मसल, तो एक कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल के अंदर, ठीक है, वो इफरेंट न्यूरॉन करवा रहा होता है। तो ये जो सारा फंक्शन चल रहा होता है स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड, तो इसको बेसिकली ऊपर से कंट्रोल कर रहा होता है सेरिबेलम भी, ठीक है। सेरिबेलम अपने फाइबर भेजकर इफरेंट इसको भी कंट्रोल कर रहा होता है। तो जब सेरिबेलम डैमेज हो जाएगा तो सेरिबेलम का कंट्रोल खत्म हो जाता है इसके ऊपर से, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस प्रॉपर नहीं होते और हाइपोटोनिया हो जाता है उस कंडीशन में, ठीक है। तो हाइपोटोनिया आपने याद रखना। नंबर 2, एटेक्सिया। एटेक्सिया सिंपल चीज़ है, अगर आप एटेक्सिया को समझें, 2 वर्ड से बना हुआ है, ए और टेक्सिया। ए क्या होता है मेडिकल में? ए मीन्स लैक या नो, और टेक्सिया मीन टैक्सिस। तो ए मीन्स नो और टेक्सिया मीन्स ऑर्डर कह सकते हैं हम, किसी चीज़ का कोई ऑर्डर हो। तो लॉस ऑफ द कोऑर्डिनेशन, ठीक है, हमारे जो मसल मूवमेंट है उसकी लॉस ऑफ द कोऑर्डिनेशन होगी, उसको हम कहते हैं उसका एटेक्सिया। लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाएगी उस कंडीशन में, हम कहेंगे एटेक्सिया। और हमारी जितनी भी मूवमेंट्स होंगी बॉडी की वो कोऑर्डिनेटेड नहीं होंगे। अगर आप अभी चलते हैं या कोई भी आप काम करते हैं, उस काम के अंदर आपको एक कोऑर्डिनेशन मिलती है, ठीक है। अगर आपका सेरिबेलम डैमेज होगा तो आप कोई भी काम कोऑर्डिनेशन से, प्रॉपर बैलेंस के साथ नहीं कर सकते, ठीक है। आप एटेक्सिया के अंदर क्या क्या चीज़ें हम मिलती हैं, अगर हम फीचर्स ऑफ एटेक्सिया के ऊपर बात करें तो एटेक्सिया में हमें एक कॉमन फीचर मिलता है जिसे हम कहते हैं डिस्मेट्रिया, ठीक है। डिस्मेट्रिया फीचर है एटेक्सिया का, डिस्मेट्रिया। अब डिस्मेट्रिया क्या होता है? बेसिकली डिस्मेट्रिया क्या होता है कि आप कोई भी काम करते हैं, फॉर सपोज मैं कोई काम कर रहा हूँ, कोई भी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट कर रहा हूँ, उसके अंदर मुझे पता होता है वो मैंने किस स्पीड, अगर मैंने अपने हाथ को आगे लेके जाना है तो मुझे पता है किस स्पीड से मैंने लेके जाना है। किसी चीज़ को मैं उठा रहा हूँ, मुझे पता है वो स्पीड कितना, वो चीज़ कितना दूर है और कहाँ पर पड़ी हुई है, डिस्टेंस उसका, उसकी स्पीड, और एक हमारी रेंज ऑफ मोशन क्या होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये हमारा सेरिबेलम हमें गाइड कर रहा होता है। तो डिस्मेट्रिया में क्या होता है, ना कोऑर्डिनेशन होगी मूवमेंट की, ना हम अपनी स्पीड से कोई चीज़ कर पाएंगे, और ना जैसे कोई डिस्टेंस है, ठीक है, एक चीज़ किसी डिस्टेंस पे पड़ी हुई है, मैं उसको सही प्रॉपर डिस्टेंस पे उठा नहीं सकूंगा। इसकी एग्जांपल क्या होती है कि डिस्मेट्रिया को हम चेक कैसे करेंगे? फॉर सपोज किसी पेशेंट को सेरिबेलर डिसऑर्डर है, उसे हम एक कॉमन चीज़ करवाते हैं कि आप उसका इंडेक्स फिंगर है, उस इंडेक्स फिंगर को आप बोलें उसको कि अपनी नोज़ को टिप पर लगाए, ठीक है, इस तरीके से। अगर वो सेरिबेलर का पेशेंट होगा, सेरिबेलर डिसऑर्डर का, ठीक है, तो वो क्या करेगा, या तो वो पीछे की तरफ ले जाएगा नोज़ पे, या नोज़ को हिट करेगा, वो नोज़ की टिप को टच नहीं कर पाएगा। तो इसे हम कहते हैं डिस्मेट्रिया। क्यों है डिस्मेट्रिया? वो पहली बात, एक डिस्टेंस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, उसको सही से नहीं पता कर पा रहा वो किस जगह पर है, पोजीशन क्या है उसकी, और कितनी स्पीड से उसको अपना हैंड को लेके जाना है। क्योंकि मोस्टली अगर पेशेंट, अगर आप देखें तो वो हिट करते हैं अपने आप को इस तरह, क्योंकि वो डिस्टेंस नहीं समझ पाएंगे कितना दूर है एक चीज़ को, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डिस्मेट्रिया। और डिस्मेट्रिया का एक और टेस्ट भी होता है कि आप जो पाँव होता है फॉर सपोज पेशेंट का, उसे कहते हैं हम अपोजिट वाला जो लेग है उसके शिन के ऊपर रखे, ठीक है, अपने टो को, दूसरे टो को दूसरी लेग की शिन के ऊपर रखे प्रॉपर तरीके से, ठीक है, खड़े होके। तो उस कंडीशन को हम इस तरीके से चेक करते हैं डिस्मेट्रिया को। अच्छा, उसके बाद जो कंडीशन होगी डिस्मेट्रिया के बाद, दूसरा जो फीचर होता है एटेक्सिया का, डिसडायडोकाइनेसिया। डिसडायडोकाइनेसिया बिल्कुल सिंपल है। बेसिकली हमारे पास इनएबिलिटी टू परफॉर्म रेपिटेटिव मूवमेंट्स, ठीक है। फॉर सपोज आप, ये सुपाइनेशन है, ये हमारे पास सुपाइनेशन, प्रोनेशन, सुपाइनेशन तो रेपिटेटिव मूवमेंट होती है। अब जैसे मैं ये कर रहा हूँ, प्रोनेशन सुपाइनेशन, प्रोनेशन सुपाइनेशन, प्रोनेशन, तो रेपिटेटिव मूवमेंट्स मैं कर पा रहा हूँ। लेकिन जो पेशेंट होते हैं सेरिबेलम डिसऑर्डर्स के, वो रेपिटेटिव मूवमेंट नहीं कर पाते प्रॉपर तरीके से। तो उसमें क्या होता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं डिसडायडोकाइनेसिया। और ये कैसे होता है, अगर आप सपोज करें
किसी पेशेंट को आप कहेंगे सेरिबेलम के कि आप प्रोनेशन करो, सुपाइनेशन करो और थोड़ी देर इस तरह करते रहो, तो बेसिकली वो बिल्कुल स्लो करेंगे ये काम, ठीक है, उसमें स्लो करेंगे और जर्की होगी, ठीक है। तो वो क्या, जब पेशेंट सेरिबेलम का ये कर रहा होगा तो उसकी जो मूवमेंट होगी वो स्लो होगी और जर्क होगी, ट्रेमर्स होंगे उसके हैंड में, वो प्रॉपर तरीके से इसको और इनकम्प्लीट होगी, पूरे तरीके से सुपाइनेशन और प्रोनेशन भी नहीं कर पाएगा। तो ये कंडीशन मिलती है हमें डिसडायडोकाइनेसिया में। उसके अलावा एटेक्सिया में हमें एक और कॉमन फीचर मिलता है जिसे हम कहते हैं एटेक्सिक गेट। गेट, GAIT गेट, ठीक है, एटेक्सिक गेट। अब गेट क्या होता है, आपको नॉर्मल आपका जो पोस्चर होता है, आप जिस तरीके से वॉक करते हैं उस कंडीशन को उसको हम कहते हैं गेट। तो फॉर सपोज कर लें सेरिबेलम अगर डैमेज हुआ तो फॉर ये फीचर है सेरिबेलम की, ये फंक्शन है, तो प्रॉपर है कि हमारा जो गेट है, हमारा चलना है, हमारा जो पोस्चर है वो तो डिस्टर्ब हो गई होगा, तो उस कंडीशन को हम कह देते हैं एटेक्सिक गेट, क्योंकि हमारा उसमें क्या रहा, एटेक्सिया हो रहा है, हमारे मसल्स की कोऑर्डिनेशन खत्म हो गई। चलने में तो सारी मसल कोऑर्डिनेशन ही होती है आपकी, ठीक है, सारी, तो वही अगर डिस्टर्ब हो जाएगी तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एटेक्सिक गेट। अब एटेक्सिक गेट में क्या होता है, बेसिकली आप बैलेंस नहीं होता पेशेंट का, ठीक है, बैलेंस के साथ वो नहीं चल पाएगा, वो कोऑर्डिनेशन के साथ नहीं चल पाता, यूजुअली गिर जाते हैं पेशेंट सेरिबेलम के, वो सपोर्ट के साथ चलते हैं, अगर आपने देखा होगा अभी, ठीक है, एटेक्सिक गेट के अंदर। और उसके अलावा जो उनका बैलेंस नहीं होता तो वाइड बेस होती है, वाइड बेस मूवमेंट, वाइड बेस के साथ उसका गेट होता है, वाइड बेस गेट हम इसको कहते हैं। अब वाइड बेस गेट क्या होता है, बेसिकली जो पेशेंट होता है, हम जब चल रहे होते हैं हमारी दोनों टांगों के दरमियान जो फासला होता है वो कम होता है बिल्कुल थोड़ा सा, लेकिन जब आप सेरिबेलम के डिसऑर्डर के साथ जो पेशेंट होता है उनकी जो टांगे होती है वो ज़्यादा खोल के चलते हैं, तो उसको हम कहते हैं वाइड बेस में गेट होता है, ठीक है, वाइड बेस होती है नीचे उनकी, तो आप ये लगा सकते हो उसमें वाइड बेस पाया जाता है एटेक्सिक गेट के अंदर, ठीक है, और बैलेंस नहीं होगा उनके अंदर। और एक और फीचर होता है कि वो यूजली झुके हुए होते हैं जिस तरफ डिसऑर्डर होता है, यानी अगर राइट साइड से सेरिबेलम अगर उनका फॉर सपोज डैमेज है तो वो उनका जो स्लाइटली वो झुके हुए होते हैं राइट साइड की तरफ, और इसी तरह अगर लेफ्ट साइड पे सेरिबेलम डैमेज होगा तो वो स्लाइटली झुके होंगे लेफ्ट साइड की तरफ, तो एटेक्सिक गेट पाया जाता है उनके अंदर, ठीक है, और वो प्रॉपर बैलेंस ना कोऑर्डिनेशन होती और चल नहीं पाते वो, और वाइड बेस होता है गेट के अंदर, ये भी आपने याद रखना है, ये कॉमन फीचर्स होते हैं सेरिबेलम के, ठीक है। एटेक्सिया होगा, एटेक्सिया के बाद यहीं मैं लिख देता हूँ, ठीक है, उसके रिफ्लेक्ट डिस्टर्ब रिफ्लेक्सेस, हमारे जो रिफ्लेक्सेस होते हैं फॉर सपोज डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा बाइसेप रिफ्लेक्स आ जाता है, ब्रैकियोरेडियलिस रिफ्लेक्स होता है, ठीक है, ट्राइसेप, एंकल रिफ्लेक्स और नी रिफ्लेक्स, ठीक है, पटेलर रिफ्लेक्स, तो ये सारे रिफ्लेक्सेस होते हैं बेसिकली ये डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, हमारा स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस हैं वो यहाँ पर भी होते हैं जब हम रिफ्लेक्स करवा रहे होते हैं डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, तो स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस के ऊपर से कंट्रोल नहीं है सेरिबेलम का। तो अब क्या होता है कि फॉर सपोज आप एग्जांपल ले लें हमारे नी रिफ्लेक्स की, ठीक है, अब हैमर से अगर फॉर सपोज मैंने पेशेंट को हिट किया नॉर्मल कंडीशन के अंदर, उसके पटेलर टेंडन के ऊपर एक जर्क मिलता है हमें नी के ऊपर, बस और कुछ नहीं होता, ठीक है। क्यों, हमारा जो एगोनिस्ट मसल्स होते हैं और एंटागोनिस्ट मसल्स, बाइसेप मसल है, इसका एगोनिस्ट हमारे पास ट्राइसेप है, ये दोनों एक साथ वर्क नहीं करते, ये प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं और ये जर्क को उस वक्त रोक देते हैं। लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है बेसिकली, जब सेरिबेलम डिस्टर्ब है, स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस के ऊपर कंट्रोल नहीं है सेरिबेलम का, तो अब मैंने हिट किया सेरिबेलम पे नी के ऊपर पटेलर टेंडन को, तो क्या होगा, एक्सटेंशन फ्लेक्शन, नी कंटिन्यूसली प्रोलॉन्ग टाइम तक मूव करेगी, फ्लेक्शन होगी, एक्सटेंशन फ्लेक्शन एक्सटेंशन, एक पेंडुलम की तरह, तो डिस्टर्ब हो जाता है रिफ्लेक्सेस, और इस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, पेंडुलर रिफ्लेक्सेस होते हैं हमारे पास। क्यों, पेंडुलम की तरह नी मूव कर रही है, वो रुक नहीं रही एकदम, जैसे एक जर्क के बाद रुकी नहीं है वो, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं पेंडुलर जर्क रिफ्लेक्सेस, ठीक है। तो पेंडुलर रिफ्लेक्सेस हमें पाए जाते हैं इन द सेरिबेलम डिसऑर्डर्स में, और इसके अलावा निस्टैग्मस बेसिकली एटेक्सिया ही होता है, बट एटेक्सिया ऑफ द ऑक्यूलर मसल्स, हमारी जो आई के भी मसल्स होते हैं उनके अंदर भी एटेक्सिया होगा। क्यों, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, निस्टैग्मस है हमारे पास ऑक्यूलर मसल्स का एटेक्सिया, और इस कंडीशन में क्या होता है, हमारे आई की अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स होती हैं, और ये दो तरह का हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ दो तरह किस तरीके से होता है, ठीक है, ये हमारे पास अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती हैं आइज़ की, और ये दो तरह का इस तरीके से होता है कि हमारी इसमें आइज़ की मूवमेंट होती है दो प्लेन के अंदर। अगर आपकी आइज़ की रेपिटेटिव मूवमेंट हो रही है हॉरिजॉन्टली
यानी सीधी लाइन में, ठीक है, राइट या लेफ्ट पे, ठीक है। फॉर सपोज राइट आई है पेशेंट की, वो राइट लेफ्ट रिपीटेड मूवमेंट करेगी, उस कंडीशन को हम कहते हैं निस्टैग्मस, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रही है, ठीक है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रही है। इसी तरीके से क्या होता है, कुछ निस्टैग्मस वर्टिकल प्लेन में होते हैं, यानी ये पेशेंट का अगर राइट साइड डैमेज है, उसकी जो राइट आई है वो अप डाउन रेपिटेटिव मूवमेंट करेगी, इसको हम कहेंगे वर्टिकल निस्टैग्मस है, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल निस्टैग्मस, एक वर्टिकल निस्टैग्मस आ जाता है, ठीक है, हमारे पास। तो ये दो तरह के उसमें निस्टैग्मस हमारे पास पाए जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, रोटेटरी भी आ जाता है, यानी डिफरेंट प्लेन्स के अंदर आईज मूव कर रही है रेपिटेटिवली, तो उसमें रोटेटरी निस्टैग्मस उसको हम कह सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम निस्टैग्मस में एक और चीज़ भी कहते हैं कि पेंडुलर निस्टैग्मस। पेंडुलर निस्टैग्मस में क्या होता है, फॉर सपोज करेंगे हमारी आई है, इसकी ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है राइट और लेफ्ट पे, ठीक है, एक सिंगल लाइन में हमारी आई मूव कर रही है निस्टैग्मस के अंदर। और पेंडुलर निस्टैग्मस हम किसको कह रहे हैं, एक ही स्पीड से लेफ्ट पे जा रही है आई, एक ही स्पीड से राइट पे आ रही है, ठीक है। एक ही स्पीड से जब आई इस तरीके से मूव करेगी, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पेंडुलर निस्टैग्मस, ठीक है, पेंडुलम की तरह। लेकिन एक दूसरी कंडीशन हो, उसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे फॉर सपोज लेफ्ट साइड पे हमारी आई स्पीड से गई, लेकिन राइट साइड पे बिल्कुल स्लो आ रही है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, जर्क निस्टैग्मस, ठीक है, पेंडुलर निस्टैग्मस और जर्क निस्टैग्मस, ठीक है। तो इसको हम इतना डीप में नहीं जा रहे, सिंपल बात है कि अगर हमारी आई रेपिटेडली मूव कर रही है और एक ही स्पीड से दोनों डायरेक्शन में मूव कर रही है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो वर्टिकल हो, उसे हम कहते हैं पेंडुलर निस्टैग्मस। लेकिन एक साइड पे स्पीड से जाती है, दूसरी साइड पे स्लो आ रही है, उसको हम कह देंगे जर्क निस्टैग्मस। उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये निस्टैग्मस आ गया। उसके अलावा एक और कंडीशन आ सकती है डिसआर्थरिया, ठीक है। डिसआर्थरिया मींस बेसिकली एटेक्सिया ऑफ लैरिंग्स के मसल्स का, ठीक है। अब लैरिंग्स हमारा है, उससे हमारा वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट है वहाँ पे, हम तो हमें बोलने में मसला होता है। तो डिसटैक्सिया में क्या होगा, स्लर्ड स्पीच होगी, आप पेशेंट बोलेंगे आपको सही से समझ नहीं आएगा। इसको हम बेसिकली डिसआर्थरिया में जो स्लर्ड स्पीच होती है, इसको हम डिफरेंट ग्रेडिंग्स देते हैं। ग्रेड 0 यानी पेशेंट नॉर्मल है, वो बिल्कुल सही बोल रहा है, और उसके बाद ग्रेड 1 पे आते हैं तो थोड़ा सा स्लर्ड स्पीच है लेकिन फिर भी समझ आ रही है। ग्रेड 2 में क्या होता है, ज़्यादा स्लर्ड स्पीच होती है और हमें समझ नहीं आती पेशेंट क्या बोल रहा है। तो ग्रेड 2, ग्रेड 1 एंड ग्रेड 0, तो ये हमारे पास डिसआर्थरिया आ गया। और इसके अलावा एक और कंडीशन होती है इंटेंशनल ट्रेमर, ठीक है। आप कोई जब पेशेंट, आप देखोगे पेशेंट जब कोई इंटेंशन करता है कोई काम करने की इन सेरिबेलम डिसऑर्डर्स में, तो उसके हाथ में ट्रेमर्स होते हैं, वो सही से मूवमेंट्स को परफॉर्म नहीं कर सकता। तो इंटेंशनल ट्रेमर भी आपको मिल सकते हैं इन द सेरिबेलम डिसऑर्डर्स में। नाउ लेट्स सी, हमारा बेसिकली अगर आप एक चीज़ देखें, फॉर सपोज अगर आपको सेरिबेलम की, मैंने पिछली 4 वीडियो में एनाटॉमी को डिस्कस करते आए हैं, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, सेरिबेलम बेसिकली बीच वाला जो पोर्शन होता है सेरिबेलम का, उसे हम कहते हैं वर्मिस, और वर्मिस के अराउंड पे सेरिबेलम के हेमिस्फेयर्स होते हैं। ये हेमिस्फेयर्स हैं राइट लेफ्ट, और ये वर्मिस है। सेरिबेलम दोनों, यानी वर्मिस पे भी डैमेज हो सकता है और उसके अराउंड पे भी डैमेज हो सकता है, यानी हेमिस्फेयर भी डैमेज हो सकता है। अगर सेरिबेलम का बीच वाला वर्मिस वाला पोर्शन डैमेज होता है, उसको हम कहते हैं वर्मिस सिंड्रोम, ठीक है। बीच वाला वर्मिस अगर डैमेज होता है तो उसको हम कहते हैं वर्मिस सिंड्रोम। और वर्मिस एक ही होता है, हेमिस्फेयर तो 2 होता है राइट लेफ्ट, वर्मिस तो एक ही होता है यानी अनपेयर्ड होता है, ठीक है। और वर्मिस क्या कंट्रोल करता है, हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया था, हमारी मिड लाइन स्ट्रक्चर्स की जो स्ट्रक्चर्स हैं बॉडी के, कौन कौन से, हमारा हेड, हमारा नेक और ट्रंक, ठीक है। हमारे लिम्स के अलावा जो पोर्शंस है हमारी बॉडी की, जो ये फंक्शंस हैं लिम्स के अलावा, वो कौन कंट्रोल कर रहा है, वर्मिस। यानी लिम्स को हटा दो, बाकी बॉडी कंट्रोल कर रही है वर्मिस। तो फॉर सपोज अगर वर्मिस से डैमेज हो जाता है, और वर्मिस डैमेज क्यों होता है, चिल्ड्रंस में मोस्टली होता है, और एक मेड्यूलोब्लास्टोमा बेसिकली एक कैंसर है, वो बेसिकली जो कॉमन कैंसर है चिल्ड्रंस में, तो वो होता है। तो उस कंडीशन में हमें वर्मिस सिंड्रोम मिलता है क्योंकि वर्मिस डैमेज हो जाता है। तो वर्मिस सिंड्रोम मोस्टली क्या होगा, एटेक्सिया होगा हेड का, हमारी नेक का और ट्रंक का। इसमें क्या होगा कि एटेक्सिया पूरी बॉडी में हो सकता है ना, तो एटेक्सिया इसमें क्या होगा, वर्मिस में हेड का, नेक का और ट्रंक का। और इसमें क्या होगा, पेशेंट या तो आगे की तरफ गिर रहा होगा या पीछे की तरफ गिर रहा होगा, एक साइड पे झुका होगा जिस तरफ लीजन होगा, ठीक है। अपनी गर्दन को एक स्ट्रेट नहीं रख सकता, अपने हेड को स्टेशनरी नहीं रख सकता एक जगह पे,
तो ये कंडीशन हमें मिल सकती हैं। वर्मिस में यहाँ नीचे की तरफ हमारे पास फ्लॉक्यूलो नोड्यूलर लोब भी प्रेजेंट होता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि फ्लॉक्यूलो नोड्यूलर लोब कंसर्न होता है बैलेंस से। तो वर्मिस में वो भी डैमेज अगर हो जाता है तो उसके अंदर बैलेंस की प्रॉब्लम आएंगी, यानी वेस्टिबुलर सिस्टम के हमारे पास प्रॉब्लम आ सकते हैं बैलेंस के। ठीक है, तो बैलेंस नहीं होगा उस पेशेंट में। ठीक है, ये तो वर्मिस हो गया। और अगर ये डैमेज हो जाए कोई भी एक हेमिस्फेयर ट्यूमर की वजह से या ट्रॉमा की वजह से, सेरिबेलार हेमिस्फेयर में शॉर्ट में लिख रहा हूँ सिंड्रोम। ठीक है, सेरिबेलार हेमिस्फेयर सिंड्रोम उसको कहेंगे। और इस कंडीशन में क्या होगा, लिम्ब एटेक्सिया। लिम्ब एटेक्सिया यहाँ पे क्या था हमारे पास, हमारे ट्रंक का एटेक्सिया हुआ था, वर्मिस एटेक्सिया था, इसको हम कहते हैं वर्मिस एटेक्सिया। और ये वाला जो होता है हमारे पास सेरिबेलार हेमिस्फेयर सिंड्रोम में, उसे हम कहते हैं लिम्ब एटेक्सिया, यानी हमारे जो अनकोऑर्डिनेशन होगी मसल्स की मूवमेंट की इन द लिम्स, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, और ये फीचर्स हमें मिलेंगे इन एटेक्सिया के अंदर भी। उसके अलावा इनके अंदर ये हाइपोटोनिया एटेक्सिया, ठीक है, ये डिस्टर्ब रिफ्लेक्सेस हमें दोनों में मिल जाएंगे, निस्टैग्मस मिलेगा हमें, डिसआर्थरिया, तो ये कंडीशन हमें मिलती है इनके अंदर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ब्लड सप्लाई और डिसऑर्डर्स ऑफ द सेरिबेलम। ठीक है, डिसऑर्डर्स को हमने जल्दी से डिस्कस कर लिया। और इन डिसऑर्डर्स को याद करने एक निमोनिक होता है, आप सब ने देखा भी होगा पहले भी, तो उसमें हम कहते हैं दानिश, DANISH। इसको हम जल्दी से कर लेते हैं। डी में हमारे पास D3 कर लें आप इसको। पहला हमारे पास डी में आएगा डिस्मेट्रिया, यहाँ में पूरा नहीं लिख रहा, आप देख लें, डिसडायडोकाइनेसिया, और उसके पास डिसआर्थरिया। ठीक है, ए से आ जाएगा हमारे पास एटेक्सिया। ठीक है, बेसिकली उसकी फीचर्स आए, लेकिन एटेक्सिया आ गया। उसके बाद ये निस्टैग्मस, इंटेंशनल ट्रेमर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इंटेंशनल ट्रेमर, स्लर्ड स्पीच, डिसआर्थरिया है ना, तो स्लर्ड स्पीच होती है उसके अंदर, स्लर्ड स्पीच, और हाइपोटोनिया। तो सिंपल है, इस निमोनिक से आप याद कर सकते हैं दानिश, जिसमें D3 होगा। ठीक है, डिसडायडोकाइनेसिया, डिसमेट्रिया, डिसआर्थरिया, एटेक्सिया, निस्टैग्मस, इंटेंशनल ट्रेमर, स्लर्ड स्पीच, हाइपोटोनिया। ये इनफ है, आपको आराम से आप कोई भी MCQ से सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल चीज़ थी बिल्कुल। तो आई होप कि आपको समझ आई हो, एंड थैंक यू सो मच।